बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज एक और फैसले का दिन था। एक फैसला कल सुनाया गया और एक आज सुनाया गया। कल साइफर केस का फैसला था, आज तोशाखाना केस का फैसला है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि कल एक और फैसला भी सुनाया जा सकता है। इस फैसले का इत्तलाक जो है ये तो अभी से हो चुका है, लेकिन इसके बारे में बेशुमार सवालात उठ रहे हैं, लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी है। या 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और 10 साल के लिए 63(1)(p) के तहत उन्हें नाअहल कर दिया गया है किसी भी अवामी ओहदे के लिए, और इसके साथ मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। बुशरा बीबी जो है वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए खुद पहुंच गई अडियाला जेल में, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि वफाकी सतह पे इस बात पे गौर ख़ौज़ किया जा रहा है कि बनी गाला को सब जेल करार दे दिया जाए, लेकिन ये उन्हीं के फैसले से मशरूत है। अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट मंजर-ए-आम के ऊपर आई है, अब इस ज़मन में क्या फ़ैसला होता है ये तो अभी बाकी है। कल उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और आज 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस ज़मन के अंदर हक़ जरा ख़त्म करने के ऊपर बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि मेरे वकला आ रहे हैं, उनका इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन इंतज़ार किए बगैर वो फैसला सुना दिया गया, तो उसके ऊपर बेशुमार सवालात जो जन्म ले रहे हैं उसी बारे में बात की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह दावा किया है कि इक़्तिदार में आके तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। अब वो सियासी कैदियों को रिहा करने का जो दावा कर रहे हैं उसमें वो सियासी कैदी समझते किसको हैं? उन्होंने 17 वज़ारतें ख़त्म करने का भी ऐलान किया। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि तमाम साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ दम तोड़ चुकी हैं। आज का जो फैसला है वो फैसला ठीक है और कल जो किसी को चोर कह रहा था आज वो खुद चोर साबित हुआ। अब इसी ज़मन में मजमूई तौर पे राय भी लेंगे और इसके ऊपर बात भी की जाएगी। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर कानून यहिया फरीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। यहिया फरीद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। एक नैब ने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नैब के सजा याफ्ता अफराद की जो नाअहली है वो 10 साल रखी जाए। बहुत सारे लोग अब ये बातें करते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा रखने की तजवीज़ दी थी और ये फैसला जारी किया था। लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर करें कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली वाला मामला है वो क्या है, 63(1)(p) के तहत जो नैब के केसेस में नाअहली है वो क्या है, इस दोनों में फ़र्क क्या है? नैब ऑर्डिनेंस के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर तो सेक्शन 9 की करप्शन की कन्विक्शन हो तो वो 10 साल की है। और देखिए, मैं इस बात पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा एक बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ इस केस के ऊपर। और बहुत से सवालात जो आपने इनिशियली भी बोले भी कि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो ख़त्म हुई और उसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, या हेस्टी प्रोसीडिंग्स हुई जो आज जिस तरीके से पीटीआई का रद्द अमल भी आया है। देखिए, एक बात बहुत टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं, पहले दिन से, कि पीटीआई की जो लीगल टीम की स्ट्रेटजी है वो इस बात पे फोकस रही है कि हम मेरिट्स को ज़्यादा टच ना करें केसेस के, और हम जो बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कि ड्यू प्रोसेस मिला या नहीं मिला, या ट्रायल की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ थी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस पीटीआई की लीगल टीम रही। साइफर के केस में भी यही हुआ और आज का जो केस था उसके अंदर भी यही नज़र आया कि रादर देन ये कि आपके जो वकला हैं वो जो नैब का रेफरेंस होता है उसके अंदर लकूनास फाइंड करके बेनिफिट ऑफ डाउट का केस क्रिएट करें एक्यूज पर्सन्स के लिए, वहाँ पे आप अपने वकीलों को भेजते नहीं हैं। आप 9 बार जो है वो अपने वकला चेंज करते हैं और फिर जब जज साहब प्रोसीजर कोड के अंडर आपका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म कर दें तो आप कहते हैं देखिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई और हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। एक्चुअली में तो अगर देखा जाए तो पीटीआई के लीगल टीम ने अपने पाँव पे सबसे बड़ा कुल्हाड़ा मारा जब उन्होंने खुद राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का जब टाइम आया तो वकील फिर से तब्दील करने की एक दरख्वास्त डाल दी, और जिसके ऊपर जज साहब ने अपना कानूनी जो उनके पास इख्तियार है अंडर द CRPC वो ले लिया। और साथ साथ फिर अब ये कहना कि जी ये हिस्ट्री प्रोसीडिंग्स हो रही हैं बहुत तेज़ी से लग रहा है। देखिए, नैब ऑर्डिनेंस के अंडर तो ट्रायल का जो पीरियड है वो 30 डेज है, ये तो केस फिर भी 6 मंथ्स के अंदर चला, तो ये तो फिर भी जो नैब कानून के अंदर जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उससे तो ये फिर भी बहुत एक्सीड कर गया था। ये सारी बातें देखिए जलसों जुलूसों मीडिया सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कानून के कानूनी तकाज़ों से तो ये इट कैनॉट बी एन आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन टेक बिफोर द कोर्ट।
बिफोर द कोर्ट तो आपने अपने रेफरेंस की बात करनी है। और मेरे ख्याल में जब हम देखते थे नवाज शरीफ की जो नैब के केसेस थे या जरदारी साहब के जो नैब के केसेस थे, उनमें जो उनकी वकला में और पीटीआई के वकला में जो खास डिस्टिंक्शन नजर आ रही है वो यही है कि वो जब नवाज शरीफ के वकला और जरदारी साहब के वकला हमेशा रेफरेंस के लकूनास निकालते थे। और यही एक बेसिक लॉयर की ट्रेनिंग होती है कि आप अपने रेफरेंस को स्टडी करें, उसकी असेसमेंट करें, और जो उसके कानूनी कॉजेशंस आपको नजर आती हैं आप उसको अटैक करें, और अटैक करके बेनिफिट ऑफ डाउट इतना ज्यादा क्रिएट करें कि सजा या तो खत्म हो जाए या सजा बहुत कम हो जाए। लेकिन हम पीटीआई के केसेस के अंदर जो है वो एक रेपिटेटिव साइकिल देखते हैं कि सजा हो जाती है, उसके बाद कहते हैं जज साहब ने ये कर दिया, हमें वक्त नहीं दिया गया, ऊपर से ऑर्डर आ गया, लेकिन ये नहीं देखते कि आप कहां पर खुद जो है वो गलत हुए। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, देखिए अब ये कह रहे हैं हम हाई कोर्ट के अंदर इसको अपील करेंगे और हाई कोर्ट में जो है वो इसको हाई कोर्ट जो है वो केस को खत्म कर देगी। देखिए हाई कोर्ट के सामने भी क्या पीटीआई के वकला यही स्ट्रैटेजी रखेंगे कि पहले दिन कोई और वकील और दूसरी हेयरिंग पे कोई और वकील? तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, क्या वो आपको किसी को भी लगता है कि वो इस तरह की स्ट्रैटेजी को चलने देंगे, या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा ऐसा होने देंगे? कहीं ना किसी अदालत में जाकर तो आपसे सवाल उठेंगे कि ये 108 गिफ्ट थे, आपने गिफ्ट जो है वो रिपोर्ट तो किए बट डिपॉजिट नहीं किए, आपने डिपॉजिट करने के बाद उनकी एक वैल्यू लगाई जो बिल्कुल अंडर वैल्यूड था, वो जिस शख्स आपने प्राइवेट अप्रेजर हायर किया उसकी तो कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं थे, एक लेटर हेड के बेसिस के ऊपर आपने उसकी असेसमेंट करा ली और फिर उसकी एक छोटी सी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दी। तो पीटीआई की लीगल टीम को ये रेफरेंस है, इस मेरिट्स की इनको आर्ग्यू करना पड़ेगा, रादर देन ये कि हमारा 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई या हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हमारा खत्म हो गया। तो ये सवालात हैं जो अब पीटीआई के लीगल टीम से पूछे जाएंगे और देखे जाएंगे। चलें, इस ज़मन में मैं आपसे एक और सवाल भी करूंगा, लेकिन मैं राना एहसान साहब की टेक ले लूं इस पे। राना एहसान साहब, क्या समझते हैं, बेशुमार जगहों पे सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये है कि हिसाब बराबर हो गया, समझते हैं हिसाब बराबर हुआ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ना पीएमएलएन ने हिसाब बराबर किया है, ना हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फैसले आए हैं। ये पीटीआई की अपनी करनी है जो उनके सामने आगे आ गई है, जो उनके अमाल थे वो उनके सामने आ गए हैं, और जो उनके इल्ज़ामात थे बाकी दीगर जमातों के ऊपर जो चोर चोर के नारे इन्होंने लगाए वो एक्सपोज हो गए। और मैं समझता हूं कि देखें, एक तो करप्शन परसेप्शन और प्रोपेगेंडा जो किया गया कि हमारी वो जमात थी जिसने 2013 से 18 में करप्शन परसेप्शन को सबसे कम तरीन सतह पे लेके गए, और पीटीआई के दौर में वो 140 पे चले गई, और फिर पीडीएम की हुकूमत उसको 140 से 133 पे लेके आई। लेकिन जो सोशल मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा पीटीआई ने किया वो इसके बिल्कुल बरक्स था। तो हकायक कुछ और थे, बातें कुछ और करते रहे। तो आज जब ये जो अभी याया साहब ने भी बात की कि एक केस में अगर आप 9 वकील तब्दील कर लें, और आज भी ये किस चीज की आपको गवाही देती है कि ये भगौड़े थे, ये केसों से भी भगौड़े थे, ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे कोई बता दें, कोई इतना हाई 9वीं काउंसिल जो है अपने कागज जमा करा दें, तो हमने इसको क्या सेलिब्रेट करना है, हम इस पे क्यों खुशियां मनाएं? ये तो उनका जो बयानिया था वो कोलैप्स कर गया पीटीआई का। जो राना एहसान साहब, यही मुअज़्ज़ज़ जज थे मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने मियां साहब को सजा सुनाई थी। तो उस वक्त आपकी पार्टी इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहब के बारे में जो राय रखती थी वो आपको याद है? देखिए, जजेस के ऊपर तनकीद पहले भी होती रही है। कोई कहेगा, हर जो जमात करती रही है वो कहेगी हमारे पास बुनियाद है, लेकिन मुझे ये बताए ना, जब 9 वकील तब्दील हो जाएं तो उसका क्या मतलब है? यानी कि उन 9 में से जो पिछले 8 थे, एक भी इस काबिल नहीं था कि केस को कंटिन्यू कर सकता। तो यहां बात तो सिंपल है ना, आपने 108 तहाइफ जो हैं वो वसूल किए, रिपोर्ट नहीं किए। तो जो सवालात अभी याया साहब ने उठाए, मैं समझता हूं बड़े जेन्युइन थे, और इससे पहले जो साइफर केस है उसमें भी यही डिलेइंग टैक्टिक्स थी। तो आज उनके अमाल उनके सामने आए हैं, उनकी बातें उनके सामने आई हैं, और बुरे तरीके से पीटीआई एक्सपोज होगी। ठीक, शर्मिला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जहन में रखें कि मकाफात अमल सबके साथ होता है। अब मकाफात अमल का दर्स तो सभी लोग खान साहब को दे रहे हैं, लेकिन
बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, तो ये किस मंतिक के तहत दे रहे हैं? जी शुक्रिया यासिर साहब। देखिए इशू पता है क्या है, हम जब बात करते हैं ना कि नई सोच को जन्म दो, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बात करते हैं ना कि 70 साल बोसीदा सियासत को दफन कर दो, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। यही बात है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, सियासी मुकदमात बनाना, एक दूसरे को जेलों में डालना, फिर शादियाने बजाना, ये सियासत को ख़त्म कर दो। और अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो घर जाके बैठ जाएं, किसी और को क़यादत संभालने दें। ये एक विशियस सर्कल है। आज आप किसी का बुरा, ये तो कर्मा है ना, ये आप में और आपके सारे मेहमान सब जानते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। आज आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे, लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल, इट विल कम बैक टू यू। मियाँ साहब के दौर में बहुत कुछ हुआ, हमारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी जेल में डाला गया, घूम फिर के लाइफ टुक अ सर्कल, उनकी बेटी को भी जेल जाना पड़ा। मैं खुश नहीं हो रही, मैं बिल्कुल खुश नहीं हो रही। जब मरियम बीबी को गिरफ्तार किया गया था, आई वॉज द फर्स्ट वन टू कंडेम इट। मैं समझती हूँ कि ये क्या तकलीफ है, बाप को जेल में देखना, बेटी को जेल में डाल देना, ये एक बड़ी कर्ब से गुजरना पड़ता है आपको। ये सियासत को बंद करते हैं, सियासी मुखालफीन को जेल में डालना, उनके लोगों को जेल में डालना। इमरान खान ने भी यही किया, मरियम बीबी को जेल में डाला, फरियाल तालपुर साहिबा को अस्पताल से घसीटते हुए जेल के अंदर ले गए। आज क्या हो रहा है, आज उनकी बेगम जेल जा रही हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और औरतों को जेल में डालना, खवातीन को जेल में डालना, देखें बस बहुत, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? ये आवाम तो वैसे ही पिस रही है। 2 वक्त की रोटी क्या, 1 वक्त की इज्जत की रोटी भी आज मुयस्सर नहीं है एक आम आदमी को। बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, गैस आती नहीं है, बच्चों की तालीम के लिए स्कूल की फीस नहीं है। हर जगह आप जाएं तो डाउन साइजिंग हो रही, नौकरियों से लोग जा रहे हैं, गुर्बत की सतह से मजीद 90 लाख करोड़ 1.5 करोड़ लाख मजीद गुर्बत की सतह से नीचे चले जा रहे हैं। आप उठा के देखें ना, पाकिस्तान ऑफ ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट, स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा के देखें, हर साल, पिछले साल 2023 के अंदर 8,60,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश के अंदर। और ये ट्रेंड पिछले 4-5 सालों से चलता चला आ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। और आगे हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कोई कहता है सिलेक्शन होने वाली है 2024 में, फिर इलेक्शन के अंदर। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का क्या होगा। कल जी इजलास बुला ली, परसों इजलास बुला ली। ये गैर यकीनी की सूरत हाल। बाजोड़ में एक कैंडिडेट का कत्ल हो जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लाहौर वाले हलके के अंदर PMLN के लोग जो हैं वो बम मारते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या, ये कौन से मुल्क में होता है भाई? इलेक्शन लड़ रहे हो ना, इलेक्शन लड़ो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपस में लड़के किसको फायदा है? ना तुमको फायदा ना मुझको फायदा, और अवाम तो वैसे ही पिस गई है। ये मतलब ये जो माहौल है, ये सियासी गैर यकीनी, IMF के लोन हमारे सर के ऊपर, रीनेगोशिएशन होनी है, आपने कर्जे वापस करने हैं, आपके मुल्क के अंदर सर्कुलर डेट जमा हो रहा है, हर बंदा आपके मुल्क के अंदर मकरूज है। किस बात पे शादियाने बज रहे हैं? हमें नहीं खुशी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल हो गई, सजा हो गई, लेकिन हमारे साथ ये हो चुका है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई, लोगों को जेलों में। आसिफ अली जरदारी साहब 11.5 साल बेगुनाही में जेल काट ली उन्होंने, कोई सजा नहीं हुई लेकिन जेल काट ली। ये तो कुछ भी नहीं है 10 साल सजा। अभी तो इनके पास मजीद अपील के फॉर्म मौजूद हैं। हाँ, लेकिन एक चीज बड़ी गौर तलब है, और वो ये है, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को लहराएंगे और इंटरनेशनल मीडिया में रिलीज कर देंगे और उसको गायब कर देंगे, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज लाइक दिस। हर वजीर आजम के पास स्टेट सीक्रेट्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको निकाल दिया जाए, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप निकले ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ पार्लियामान ने, यू लॉस्ट योर मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, आप चले गए घर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क को ले डूबे। 9 मई के वाकयात पे आप इस कौम की गयूर अवाम को, नौजवानों को वरगला के अपनी मुसल्लह फौज के खिलाफ खड़े कर दें, ये नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर जी। दिस इज नॉट अलाउड। आप तो मुल्क की सालमियत को झंझोड़ रहे हैं, आप तो मुल्क के वजूद को हिला देंगे, ये नहीं हो सकता। खुदारा ये बंद कर दें, ये चीजें बंद कर दें। तोशाखाना केस क्या है?
तोशा खाना केस में तहाइफ लेना और उनको एक दाम पे खरीदना वो जुर्म नहीं है। हाँ, ये जरूर जुर्म है कि आपने अपने टैक्स रिटर्न्स में उसको डिक्लेयर नहीं किया। यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। मैं कागज भरती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के भी एसेट्स बताती हूँ, मुझसे मांगे जाते हैं, मैं बताती हूँ कि उसके पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे जो डिपेंडेंट हैं मैं उनके भी बताती हूँ, आपको भी बताने हैं। ये नहीं हो सकता आप तोहफे लें और फिर आप एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप वो उसको डिक्लेयर ना करें। दिस इज रॉन्ग। गलती यहाँ है। तोहफे तो सब लेके जाते हैं, तोहफे सब लेके जाते हैं, लेकिन आईनी कानूनी तरीके से लेके अनाउंस जाते हैं, करना भी होता है और रजिस्टर्ड करवाना भी होता है। या फरीद साहब, वही तो मैं कह रही हूँ, डिक्लेयर तो करे ना उसको। जी या बताएं तो सही कि आपने ये खरीदा है, ये आपके एसेट्स में इजाफा हुआ है। मैं इसी के ऊपर आता हूँ। यहिया फरीद साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 14 मार्च 2024 को मोहम्मद बशीर साहब रिटायर होने वाले हैं, वो छुट्टी पे जाना चाहते थे लेकिन प्रोसिक्यूशन के दबाव की वजह से उन्हें ये केस सुनना पड़ा। क्या ये मियाँ साहब या मरियम साहिबा के जो केस हैं उसकी तरह अपील में जाके ये केस उड़ जाएगा, या इसके मेरिट्स के ऊपर बात होगी और इसके ऊपर प्रोसीजरल के ऊपर बात नहीं होगी? देखिए, ये तो सारी डिपेंड करती है कि पीटीआई के जो वकला हैं वो चाहते क्या हैं। वो क्या इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं तो फिर वो इसी तरह की स्ट्रैटेजी रखेंगे कि वहां जाकर भी इस तरह का शुरू कर देंगे। देखिए, मेरिट्स के ऊपर तो वकीलों ने आर्ग्यू करना है। जज साहब लुकमे दे देकर तो मेरिट्स आर्ग्यू नहीं करवा सकते। ये राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का अगर राइट रहता पीटीआई के लॉयर्स के पास तो फिर ही बहुत से लकूनास निकाले जा सकते थे, रेफरेंसेस को वीक किया जा सकता था। एक इस बात का क्रेडिट देना चाहिए मियां नवाज शरीफ के वकला हो और जरदारी साहब के वकला कि इनके ऊपर जिस तरह के केसेस बनाए गए वो, और जिस तरह की प्रोसिक्यूशन हुई, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिस तरह के लेवल्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते थे, लेकिन कभी भी इनके वकला ने जाकर अदालतों में इस तरह की स्ट्रैटेजीज नहीं इस्तेमाल की कि डिले कर दें, वकील चेंज कर दे, शेम के नारे मार दे, किसी जज के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दे। मॉनिटरिंग जजेस ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बैठे होते थे, डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती थी, और लेकिन आप अपने केस को मेरिट्स के ऊपर लड़ते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मेरिट से खुद भाग रहे हो। तो उसकी क्या वजह ये है कि आप अपने मेरिट्स के ऊपर यू डोंट फील कंफर्टेबल, यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, या ये वजह है कि आपको शायद मेरिट्स आप करना ही नहीं चाहते हो? देखो, यही सारे सवालात हैं जो अभी हाई कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस उठेंगे, और हाई कोर्ट जो है वो जरूर मेरिट्स को देख कर ही फैसला करेगी। लेकिन देखिए, मेरिट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां तक जरदारी साहब का केस था, तोशा खाना का या मियां नवाज शरीफ का केस था, उसमें लकूनास थे, और वो लकूनास पार्टी के ऑफिशियल्स जो हैं वो मीडिया में आकर भी लीगल लकूनास की बात करते थे। लेकिन जहां तक इमरान खान के केस की बात है, इसमें तो अगर आप फैक्ट्स देखें तो बड़े सिंपल सा केस है। केस तो सिर्फ ये है कि आपने रिपोर्ट कर दिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया, और जो कानून है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स 2018, उसका तो बेसिक कानून है कि जो भी गिफ्ट आपको मिलेगा आप सबसे पहले डिपॉजिट कराएंगे तोशा खाना में। तो वो ये तो डिपॉजिट करते ही नहीं थे। उसके बाद सवाल ये आता है कि एक गवर्नमेंट की एक असेसमेंट कमेटी है, उस असेसमेंट कमेटी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर एक प्राइवेट अप्रेजर को साथ रखकर, जिसके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं थे, ये जो सोहेब अब्बासी जो अप्रूवर भी बाद में बने, उनका कोई एक लेटर हेड लिया, उस लेटर हेड के ऊपर लिख दिया कि ये जो ज्वेलरी थी ये इतने मिलियन की थी, उसका फिर आपने कोई 20% 30% जो है वो पे किया और कहा कि बस गिफ्ट हमारा। तो देखिए, ये सारी चीजें तो है ना आपके सामने, रेफरेंस के अंदर लिखी हुई है। और ट्रायल कोर्ट ही वो कोर्ट होता है जिसमें आप एविडेंस को अटैक करते हैं, आप एविडेंस की धज्जियां खेड़ देते हैं और आप बड़े लकूनास निकाल लेते हैं। लेकिन ट्रायल में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ट्रायल जब हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, हाई कोर्ट तो लॉ के ऊपर फैसला करेगी, तो उनके सामने तो स्टेटमेंट्स तो वही आएंगी, रेफरेंस तो वही आएगा। तो मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो अपना ग्राउंड खुद वीक करती जा रही है। ये एनिमोसिटी जो उन्होंने रखी हुई है कि जुडिशरी को अटैक करो, सरकारी अदारों को अटैक करो, आर्मी को अटैक करो, और अपने केस के ऊपर फोकस ना करो, क्योंकि केस पे फोकस किया तो हम हार जाएंगे। लेकिन देखिए, फायदा क्या, आप तो वैसे ही हार गए। आपके तो जो लीडरान है वो 14 साल की उनको सजा हो गई, तो एवेंचुअली तो आपका कोई गेम प्लान चलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। एटलीस्ट अपने चलो, ये गेम प्लान की आप जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर मैं ये सवाल आपसे करूंगा, वो ज़हन से मिस ना हो जाए। वो ये होगा कि किस मंतिक के तहत इन्होंने डिले किया है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके ऊपर मैंने बात करनी है आपसे। राना एहसान अफजल साहब, अगर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पे बात करें सिक्योरिटी को लेके, जिस तरीके से
बाजोड़ के अंदर, बलूचिस्तान में एक रैली के ऊपर, और फिर आज बाटापुर में भी नून लीग की एक रैली के ऊपर हमला हुआ है। ऐसी सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में बेहतर होती देख रहे हैं या मजीद इसमें खदशात देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो बाजोर में जो वाकया हुआ और एक यंग पॉलिटिशियन जो है पीटीआई से जिसका तल्लुक था या एफिलिएटेड था, उसको मर्डर किया गया, ये निहायत ही कंडेमेबल है, अफसोसनाक है। और बाकी भी जो आपने इंसिडेंट्स जिनका जिक्र किया, किसी भी सियासी आदमी के लिए एक थ्रेट के अंदर या जहां टेररिज्म के इंसिडेंट्स होने के खदशात हों, उसके लिए कैंपेन करना तो जिंदगी मौत का जो है वो मामला बन जाता है। और ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये जिम्मेदारी जो है डायरेक्टली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ईसीपी है, केयर टेकर सेटअप है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल दे कैंडिडेट्स को जहां वो आज़ादाना तौर पे कैंपेन कर सके। और ऐसा माहौल अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वो लोग डिसएडवांटेज पे हैं। तो ये जिनकी जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जहां ऐसे थ्रेट्स हैं वहां सिक्योरिटी बीफ अप करनी चाहिए। और इसको जितना आप कंडेम कर लें ये नाकाफी है। और ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे हालात रिपीट ना हो। जहां तक ओवरऑल मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन है, बिल्कुल उसमें दोबारा से टेररिज्म जो है वो सर उठा रहा है। और ये ना सिर्फ आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बल्कि आपका जो ट्रेड बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसके लिए भी बहुत मनफी है। और मैं समझता हूं कि जहां इक़दामात उठाए गए हैं, कोई अफ़गान नेशनल्स को वापस भेजा गया है, अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो आप एक स्ट्रिक्ट टोन में बात कर रहे हैं कि उनको अपनी सरजमीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहां से एक्सपोर्ट ना हो। यहाँ इसी तरह मैं समझता हूँ बहुत काम होने वाला है। और ये अगर हम लोग इस सिक्योरिटी सिचुएशन को अगर हम, या आने वाली हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है, और अगर हम नहीं इसको जल्द अज जल्द इसके ऊपर काबू पाते तो मुल्क की मईशत भी नहीं ठीक होगी। क्योंकि जहां टेररिज्म होगा, जहां ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, वहां कोई बिजनेस नहीं चलता, वहां कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो ये पीएमएलएन ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसलिए मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का आना जरूरी है और उसी इस्तेहकाम की बुनियाद के ऊपर मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ आएंगे, इन्हीं इश्यूज के ऊपर मजीद बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान के पीछे मंतिक क्या है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो सकती है? शर्मिला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब ने इक़्तिदार में आके तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया। एक तो ये बताइएगा कि सियासी कैदी आप समझते किसे हैं, और दूसरा ये कि उनके ऊपर जो केसेस हैं, उनके फैसले अदालतों ने किए हैं, तो रिहाई हुकूमत किस तरीके से काबिल अमल लाएगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी झूठे मुकदमात नहीं बनाती अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर। ना ही पीपल्स पार्टी किसी के साथ बुग़्ज़ माफिया के अंदर उनको जेलों में डालती है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उस बुनियाद पे अपने मुखालफिन को जेलों में डालना ये पीपल्स पार्टी की रवायत नहीं रही है। आपको याद होगा 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी के दौर में एक भी सियासी मुखालफिन नहीं था। हालांकि पीपल्स पार्टी पे बड़ी तनकीद होती थी अपोजिशन की जानिब से, जर्नलिस्ट करते थे, तज्जियाकार करते थे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक भी सियासी कैदी नहीं था। यहाँ तक कि फांसी की सज़ा के ऊपर भी मॉरेटोरियम लगाया था। अब आ जाते हैं कि हमने इमरान खान के दौर में देखा, जिसने इख्तलाफ किया, कोई अपनी राय भी दे दी जो उनको पसंद नहीं आई, तो वो जेल में, सीधा जेल में। इदारों को इस्तेमाल किया गया मुकदमात बनाने के लिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाज द वर्स्ट इन हिज टाइम, ये हम सब मानते हैं, और उनको जेलों में डाला। अभी भी खवातीन बेचारी जेलों के अंदर पड़ी हैं, जमानतें नहीं हो रही। हाँ देखें, जिनकी सजाएं हो गई हैं, जिनको सजाएं हो गई हैं, वो तो अदालतों ने सजा दी है, वो फिर अदालतें ही उनको रहा कर सकती हैं। लेकिन जो फ्लिम्जी रीजंस के ऊपर, झूठे मुकदमात के ऊपर, छोटे बकरी चोरी फलां चीज़ ये वो, उसके ऊपर जो डाले हुए हैं,
ऑफ कोर्स थ्रू अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए प्रोसेस ऑफ लॉ का पब्लिक कमेटी बनाई जाएगी जो उन केसेस को वैल्यूएट करेगी। बकरी चोरी के इल्जाम में तो जेल में नहीं होगा ना शर्मिला फारूकी? सियासी बहुत बिल्कुल जब किसी को बंद करना होता है ना और जब कोई रीजन नहीं मिलता तो यही होता है कि छोटी मोटी चोरी, बिजली चोरी कर ली, जेल में डाल दिया, फला कर दिया, वो कर दिया। राना सनाउल्लाह के गाड़ी से नहीं निकाल लिए थे, चरस नहीं निकाल ली थी, कुछ निकाल लिया था ना इस तरीके का, हो गए ना बरी बाद में। आसिफ अली जरदारी साहब को 11.5 साल जेल में रखा ना, हो गए ना, अदालतों से ही बरी हो गए ना, सजा तो नहीं हुई थी ना। कितने रीजन है, तारीख भरी पड़ी हुई है यासिर साहब, यू नो बेटर देन मी। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा। मैं कितने केसेस की बात करूं कि किन किन लोगों को क्योंकि बुक्स था, आपको शक्ल पसंद नहीं आई, आपकी कोई चीज असेंबली में कह दी खड़े होके ऑपोजिशन के किसी बंदे ने, जेल में उठाओ डालो। जब स्टेट आती है ना, जब स्टेट हैज अ लॉट ऑफ पावर और जब आप वजीर आजम होते हैं, तो मजे की बात, ये इमरान खान हमेशा 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते रहे और यही 18वीं तरमीम जो है उसकी वजह से ही वॉज अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, वरना तो हुकूमत आरिफ अलवी साहब चला रहे होते। तो अब जब आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होते हैं ना, फिर आर्म ट्विस्टिंग अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए उरूज पे होती है और इनके दौर में उरूज पे थी। हम ये काम नहीं करते थे और हमने यही कहा कि माँ और बहनों बेटी पे तो हम हाथ ही नहीं डालते। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इन छोटे फ्लिम्जी मुकदमात को खत्म भी किया जा सकता है। इन मुकदमात को खत्म किया जा सकता है या फरीद साहब, जिस तरीके से अगर देखा जाए साइफर वाला जो केस है उसमें स्टेट डिफेंस फराहम करना, यानी वो इस तरीके से है, प्रोसिक्यूशन के ऑपोजिट स्टेट है, यानी स्टेट वर्सेस स्टेट लग रहा है। तो इस मामले के ऊपर क्या आपको लगता है कि ये सुकम है और अपर कोर्ट में इसके ऊपर फैसला जो है ये इसी बुनियाद के ऊपर होगा? नहीं, देखिए, स्टेट काउंसिल जो अपॉइंट किए गए वो भी कानून की प्रोविजन के अंडर ही अपॉइंट हुए और उसकी भी जस्टिफिकेशन जो है वो दी गई कि आपके वकला जो हैं वो अगर पेशी ना हो तो जज जो है वो आपके घर में जाकर तो आपकी स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते या आपको राइट दे सकते। तो एक लिमिट है जिस लिमिट तक आप जुडिशरी को या जज को ऑपरेट करने में ऑब्स्टिकल्स डाल सकते हैं, लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो जजेस को पूरी अथॉरिटी देता है कि आप किसी का राइट को ख़त्म कर दें और एक स्टेट काउंसिल जो है वो अपॉइंट कर दे। देखिए, साइफर केस के अंदर भी यही प्रॉब्लम है जो तोशाखाना में नजर आई कि साइफर में आपने अपना लीगली आर्ग्यू ये करना था कि वेदर the document was declassified and whether that declassification happened under the relevant law, क्या प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास ये इख्तियार था। तो ये सवालात थे जो कोर्ट के अंदर होने चाहिए थे और ये कुछ ऐसे सवालात भी थे कि इनका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े अच्छे होते जो फ्यूचर में पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, कि शायद एक पैरामीटर सेट हो जाता कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, डीक्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैबिनेट के अंदर किस तरीके से डीक्लासिफिकेशन होगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पीटीआई के जो वकला हैं वो टीवी पे बैठकर जलसों में जुलूसों में जाकर ये आर्ग्यूमेंट लेते रहे कि देखिए जी हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और अमेरिका की एक कॉन्स्पिरेसी थी और ये तो पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि ये डॉक्यूमेंट उनको दिया जाए। तो देखिए, ये आर्ग्यूमेंट्स आप अदालत में तो नहीं लेंगे। अदालत में तो आपने ये बताना था कि किस मिनट डीक्लासिफिकेशन की गई, किस मिनट प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स कहाँ पर है कैबिनेट के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं नजर आई। उसकी जिम्मेदारी, उसकी रखने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर डालना, ये किस हद तक कानूनी है? देखिए, बिल्कुल, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी is the liaison officer between the prime minister and other institutions। क्या वजह थी कि फवाद हसन फवाद जो है वो हर नैब के केस के अंदर जो है वो उनको एक्यूज बना दिया जाता था, केस जो होता था वो तो मियां साहब का होता था, लेकिन ही वाज आल्सो एन एक्यूज्ड। तो आजम खान जो थे ही वाज अ कस्टोडियन, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद तो कस्टोडियन नहीं है, तो ही इज द लाइजन। तो और उनकी जो स्टेटमेंट आई, जिस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी बात की और फिर वो ऑडियो लीक्स के साथ कोरॉबोरेट हुआ। देखिए, साइफर का केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस नहीं था, साइफर का केस जो था वो ओरल एविडेंस का केस था। उसके अंदर डॉक्यूमेंट तो गायब था, डॉक्यूमेंट तो किसी को मिल ही नहीं रहा, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो इट वाज बेस्ड ऑन
ऑन ओरल टेस्टिमनीज ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल, और 25 विटनेसेस के जो बयानात थे उसमें 2 विटनेसेस सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक आजम खान और दूसरे असद मजीद, और दोनों की जो स्टेटमेंट थी वो कोरॉबोरेट हो गई विद द चार्जेस व्हिच वर लेवल्ड बाय FIA। फिर जो ऑडियो लीक्स भी हमने देखी जिसके अंदर इमरान खान कह रहे हैं कि हमें खेलना है इस चीज के साथ। देखें ये केसेस जो हैं, ये दोनों केसेस ये बड़े मजबूत केस थे, और प्रॉब्लम ये है कि आगे भी जो इमरान खान के चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते ही नजर आते हैं। अलकादे ट्रस्ट का केस हो और ये जो उनकी जो बुशरा बीबी की जो इद्दत का केस है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए भी एक बहुत डेंजरस केस होगा। और इस वक्त जो उनकी पॉलिटिकली जो डैमेज हो रहा है PTI को वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखें बहुत सी PTI के फॉलोअर होंगे जिन्होंने 6, 7, 8 को डिसाइड करना है कि क्या PTI को वोट करें या ना करें। जो जाले होंगे PTI के, जो हार्ड फैंस हैं इमरान खान के, वो तो देखें इमरान खान को वोट देंगे ही देंगे, आप उनके खिलाफ जितनी मर्जी कन्विक्शंस ले आए। लेकिन 80 से 80% बंदा आपकी पार्टी का वो होता है जो लास्ट मिनट डिसाइड करता है। लास्ट मिनट यानी आप राय लेने भी चले जाएं तो वो कहते हैं कि जी उस दिन डिसाइड करेंगे कि किसे वोट देना है। राना साहब, आप क्या समझते हैं पार्टी पोजीशन इस वक्त क्या है? इतलात तो ये भी हैं कि हमजा शहबाज साहब के ऊपर जो हमला हुआ, जूता फेंका गया, उधर कैसर अहमद शेख साहब के ऊपर, फिर एहसन इकबाल साहब का घेराव, मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जो वाकयात पेश आ रहे हैं, इसके बाद आपके उम्मीदवार सिक्योरिटी भी तलब कर रहे हैं। देखें ये वो पॉलिटिकल कल्चर है जिसकी जो PTI ने जो है जिसकी बुनियाद रखी, चाहे वो मदीना के अंदर जब चोर चोर के नारे लगे उसको कंडेम ना करना, और बहुत एक डिटेल्ड फहरिस्त है जहां कहा गया कि इनको हर जगह नारे लगेंगे चाहे वो हो। ये इसके जवाब में PMLN ने अपने वर्कर्स को ये तरबियत नहीं दी कि आप जो है लोगों का घेराव करें। वोटर तो है, हमारे पास भी है, ये तो तरबियत की बात है ना कि आप लोगों को कहें कि आपने इनका घेराव करना है और फिर आपने नारे लगाने या जूते मारने या पत्थर फेंकने। तो नहायत ही ये कंडेमेबल चीजें हैं जो सियासत के अंदर इस तरीके से PTI ने इंट्रोड्यूस की, तो वो आपको उसकी झलक नजर आ रही है। लेकिन मैं समझता हूं काबिले मजम्मत इकदाम होने चाहिए, हर वक्त में होने चाहिए। आपने अगर जवाब देना है तो वोट की ताकत से आप जवाब दे लें। अगर आप किसी से नजरियाती इख्तलाफ रखते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं नाम नहीं लूंगा, आपके एक उम्मीदवार, उन्होंने अपने मुखालिफिन को यह कहा 24 घंटे का वक्त देता हूं, मेरी पार्टी के अंदर शामिल हो जाओ, बसूरत दीगर ना तुम्हारी चारपाई रहेगी ना तुम्हारी हैसियत रहेगी। अब चारपाई उनका निशान है, तो इस तरह के अगर बयानात अवामी जलसों के अंदर दिए जाएं तो वो भी कियास नहीं पैदा करते। देखिए मैं तो कोई ऐसे धमकी वाले बयानात, अब मुझे नहीं पता किस लीडर ने दिए, लेकिन जिसने भी दिए हो, अब कोई ये आप किसी को थ्रेट नहीं कर सकते। और लेकिन देखें ये जरूर है कि सियासत में आप बयानबाजी करते हैं, जलसों में जरा ज्यादा हो जाती है, इसको भी एक दायरा कार में रहना चाहिए, बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पत्थर फेंकना या जूता मारना या जो है किसी से हाथापाई करना, ये तो एक अलग फिर लेवल पे आप चले जाते हैं। जुबानी बातचीत के अंदर भी दायरा कार में रहना चाहिए, लेकिन फिजिकली तो आप ये चीजें करना बिल्कुल काबिले कबूल नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये कल्चर जो है इससे लेकिन PMLN नहीं घबराएगी। PMLN का एक अच्छा वोट बैंक है, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस सियासत को। बहरहाल देखें एहसन इकबाल को किसी ने गोली भी मार दी थी। जब आप जो है इस तरीके से आप सियासत देखें, बहुत सारे आपके सपोर्टर्स होते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं लीडरशिप से, तो अगर आप उनको गुमराह कर देंगे वो गुमराह हो जाएंगे। ठीक। शर्मिला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान के अंदर धोखा देंगे। अब इस ज़िमन में पहले एक बयान बिलावल भुट्टो दे चुके हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। तो क्या ये वही आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बानी PTI को धोखा दे के आपके साथ शामिल होंगे? देखें यासिर साहब, आज़ाद उम्मीदवार होता है, ठीक है। अगर आपके पास पार्टी सिंबल नहीं है, चाहे आपका माजी में किसी से भी एफिलिएशन हो, बट अगर आप इंडिपेंडेंट खड़े हैं तो फिर आप इंडिपेंडेंट हैं, देयर इज़ नो पार्टी एफिलिएशन। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर वो जीत के आता है तो उसके पास आइन और कानून उसको इजाज़त देता है कि वो 3 दिन के अंदर किसी भी जमात के साथ एफिलिएशन जो है उसको एफिलिएट हो जाए, ठीक है, विच इज़ कम्प्लीटली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, हर इलेक्शंस के अंदर इंडिपेंडेंट्स खड़े होते हैं और हर इलेक्शन में इंडिपेंडेंट जीतते भी हैं।
और वो बड़े डिसाइसिव से होते हैं, वो कोई 10-12 हो, जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन वो फिर उसी के साथ जाते हैं जो हुकूमत बना रहे होते हैं, बिकॉज दे फील कि अगर हुकूमती बेंचेस पे जाएंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बेहतर सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि पीटीआई का सिंबल नहीं है, इनके भी कैंडिडेट्स हैं, अब वो भी इंडिपेंडेंट हैं, तो देयर इज़ नो बार ऑन देम कि वो असेंबली में अगर पहुंचते हैं तो वो किसी भी जमात के साथ एफिलिएशन करें। देयर इज़ नो बार ऑन देम, उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। और क्यों हो, बिकॉज ये आइन उनको इजाज़त देता है, दिस इज ओनली डेमोक्रेसी। अगर वो समझते हैं, देखें ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी के साथ एफिलिएशन ना करें, आप बैठे रहें, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो आप उसको फिर रोक नहीं सकते। और अगर इतने ही साहूकार हैं, इतने ही वो हैं, तो छोड़ दें, ना लड़े, फिर बाइकआउट कर दें इलेक्शन का, ना करें। सिंबल नहीं है तो ना लड़े इलेक्शन, सिंबल नहीं है तो इलेक्शन ना choices तो लड़े। बहुत अब है ना। वो चॉइसेस हैं, अब 3 दिन के अंदर फैसला करना है, किसी भी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसके ऊपर बातचीत की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्तागान जो खुद को कहते हैं, जो बेसिकली हैं तो आज़ाद उम्मीदवार, इनके पास चॉइस क्या होगी, कौन सी पार्टी की चॉइस होगी। एक ब्रेक के बाद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शेबदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक ताज़ा इत्तला आई है, अफसोसनाक खबर है चमन से कि इंतखाबी दफ्तर पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जो हैं ज़हूर अहमद, वो जाँ बहक हो चुके हैं। हालात जो हैं ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतरी की समत में गामजन हों और हमें इस्तेहकाम देखने को मिले। या फरीद साहब, जिस तरीके से बात हो रही है कि वो लोग जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास चॉइस क्या होगी, कहां पे वो जा सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले 7 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है। अब इत्तलात के मुताबिक रऊफ हसन साहब जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनके, वो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किस बुनियाद पे होती है, कौन करता है? देखिए, एक तो बड़ी अच्छी खबर है कि 7 दिन के अंदर पीटीआई जो है वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने जा रही है। बिकॉज अगर आप पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो बड़ा एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर होल्डिंग ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और बाकी भी पार्टीज को फॉलो करना चाहिए जिस तरीके से मैकेनिज्म उन्होंने ले डाउन किया हुआ है। लेकिन उतनी आयरॉनिकल बात भी है कि पीटीआई जो है इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रही है, और कितनी बार इनको मतलब मोहलतें दी गई। यही चीज़ अगर पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के साथ किया जाता तो ये तो सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट की हुई होती कि देखें जी इलेक्शन कमीशन के लाडले हैं ये। तो पीटीआई को तो पहले अब तो हम तो दुआ कर सकते हैं कि ये अपने कानून को और अपने आइन को जो है वो फॉलो कर लें। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एक्चुअली पीटीआई सेक्रेटरी जनरल की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ जी। जो पीटीआई का जो इलेक्शन कमिश्नर है, देखिए ये पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जो ले डाउन करते हैं मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटिंग ऑफ देयर इलेक्शन कमिश्नर। अब ये जो पीटीआई का केस है उसके अंदर इट इज नॉट जस्ट वन पर्सन, ये इनका एक फेडरल इलेक्शन कमीशन का बोर्ड है जिसके अंदर हर सूबे से एक शख्स है, और ये 6 बंदों का बोर्ड बनता है। उसमें इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद आज़ाद कश्मीर से भी एक मेंबर होते हैं, और फिर ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इसका अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये भी देखना होगा कि क्या पीटीआई जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस बारी फॉलो करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक सी बॉडी है ये जो इलेक्शन कमीशन जो जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं पीटीआई के, बड़ी डेमोक्रेटिक है। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन कि वो वन पर्सन डिसाइड कर ले और वो फिर जैसा मर्जी इलेक्शन। अच्छा, उमर अयूब साहब को इन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर नामजद किया है, तो क्या चीफ ऑर्गेनाइजर बगैर मुंतखब हुए बन सकता है? देखिए, ये तो पहले भी सवाल यही सवालात जो है इसी के बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके इलेक्शंस को नलिफाई करार दिया था, बिकॉज इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 9
आर्टिकल 10 और आर्टिकल 15 ले डाउन करता है मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ये जितने भी आप बता रहे हैं, इवन उसमें सेक्रेटरी जनरल भी है, उसमें इलेक्शन कमिश्नर भी है, उसमें इलेक्शन की वो जो पूरी बॉडी फॉर्मुलेट होनी है, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, ये इट इज नॉट ऑन द विम्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ दैट पार्टी, या ये कोई 2-3 लोगों का फैसला नहीं है, क्योंकि कोर कमेटी का फैसला नहीं है, एक बड़ा डेमोक्रेटिक सा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे लगता है कि शायद पीटीआई की इंटेंशन खैर उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की कभी नहीं थी, वो सिर्फ एक मिसाली सा अच्छा, एक छोटा सा जवाब यही है फरीद साहब इस पे भी कि जीतने वाला शख्स जो है वो क्या पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक किसी ऐसी पार्टी में शिरकत की जा सकती है जिसका एक फर्द जो है वो मुंतखब निशान के ऊपर उस पार्टी के निशान के ऊपर जीता हुआ हो? जी बिल्कुल, इलेक्शन जीतने के बाद तो आप पार्टी की शमूलियत की जा सकती है। इलेक्शन जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके ऊपर शायद मेरा इल्म जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर कम है, लेकिन जहां तक इलेक्शन एक्ट की देखा जाए तो जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक, राना एहसान अफजल साहब, आप क्या समझते हैं कि जब एक तरफ अमूमी तौर पर राय ये दी जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएंगे, पीएमएलएन कहती है हमारे साथ राब्तों में है, पीपल्स पार्टी कहती है हम मिलकर साथ हुकूमत बनाएंगे, इसका इम्पैक्ट जो है वो वोटिंग के ऊपर क्या आएगा और उनका वोट टूटेगा कितना जब इस तरीके की कैफियत पैदा कर दी जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल से अभी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। 8 फरवरी में अब 7-8 दिन रह गए हैं, और अभी तो जो है ये लोग कोई वादे भी ले रहे हैं, कोई हल्फ भी उठा रहे हैं। बहरहाल देखें, अगर कोई पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंटली जीत जाता है तो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे तो वो आज़ाद है कि वो जिस मर्जी जमात को ज्वाइन करे या अपना स्टेटस जो है इंडिपेंडेंट रखे, लेकिन मॉरली उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे सवाल उठेंगे कि उसको जिताया पीटीआई की बैकिंग ने, तो अब वो किस तरीके से वो कहाँ जाएगा। तो शायद इसके अंदर जमात पीटीआई खुद जो है वो मुशावरत कर ले और एज ए ग्रुप डिसाइड कर ले कि क्या उन्होंने लायमल रखना है, किस जमात के साथ आगे बढ़ना है। बहरहाल पीएमएलएन का ये कोई टारगेट नहीं है कि हम लोगों ने जो है वो किसी के बलबूते पे हमने ये अपनी हुकूमत बनानी है। हम तो पहले भी शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी काविश कोशिश ये है कि हम एक सिंपल मेजॉरिटी लें। ये पीपल्स पार्टी का बहरहाल लगता है कि प्लान ही यही है, उनको ये वो हार मान चुके हैं कि वो अपने बलबूते पे हुकूमत वफाक में नहीं बना सकते, तो उनका प्लान ही यही है कि वो इंडिपेंडेंट्स को जो है अपनी तरफ रागब करके वो शायद हुकूमत बना ले। तो ये तो लेकिन 8 फरवरी के बाद जो सिनारियो डेवलप होगा उसके बाद ये इसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है ज़्यादा कि कौन किसके साथ जाएगा। बहरहाल हर हुकूमत की कोशिश होती है कि वो अपने साथ इंडिपेंडेंट्स को मिलाए और अपनी हुकूमत की जो नंबर गेम है उसको स्ट्रेंथन करे, ताकि वो अपने मैनिफेस्टो को जो है एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे। सही, मैनिफेस्टो की बात हो रही है। शर्मिला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मनाजरे का चैलेंज दिया, मुख्तलिफ जगहों पे कुछ दिन हो गए इसी के ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा है। कोई कहता है कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट पड़ेंगे, मनाजरे की ज़रूरत नहीं है। मरियम साहिबा कहती हैं आजकल किसी को मनाजरे का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। ये मनाजरा करने की मंतिक क्यों आई? देखिए, मौजब ममालिक के अंदर यही होता है ना कि अपने वोटर को, आवाम को एक इन्फॉर्म चॉइस दें। अच्छी बात है कि 2 प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स अगर आमने सामने बैठ जाएं और अपने मंशूर की बात करें तो आवाम बेहतर फैसला कर सकेगी कि जी किसकी बात में वज़न है, माजी में किसने क्या किया, आगे वो क्या कह रहा है और कितने अपने वादों को वफा कर सकता है। इसमें बुराई क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी चुभन क्यों हो रही है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी एंड अ वेरी वेरी गुड ऑफर कि जी आप आ जाए, मनाजरा कर लें। एक डिबेट होती है ना, प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं होती अमेरिका के अंदर, होती है ना, ऑडियंस होती है, सामने आमने सामने होते हैं, मनाजरा करते हैं। इसमें बुराई क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही इसमें क्या बुराई है। कभी कहते हैं जी मवाजना कर लें, हमने कहा चलो जी मवाजना भी कर लो, फिर कहने लगे जी हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम वहाँ। हमने कहा कहीं भी बैठ जाओ, सिंध के किसी भी शहर में बैठ जाओ, आ तो जाओ। एक सिंपल सी ऑफर है, इट्स अ गुड ऑफर, दुनिया भर में होती है। तो अगर आपके मुल्क में अगर ये एक प्रेसिडेंट हो जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं वो आके एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठें, बात करें, एक अच्छी हेल्दी डिबेट हो, बताएं कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूं और मैं बताऊं मैं क्या ऑफर कर रही हूं, आवाम को एक मौका मिले दोनों को देखने का बराह रास्त, इसमें क्या बुराई है?
I don't understand the issue in this. ठीक है राना एहसान साहब, क्या दिक्कत है मनाजरे की? मनाजरा एक हेल्दी एक्टिविटी है। मैं भी बहुत अरसे में बात करता रहा हूँ कि बैशिंग की सियासत होती है, माजी के सिर्फ हवाले दिए जाते हैं, माजी के इल्ज़ामात लगाते हैं, मुस्तकबिल की हिकमत अमली बताने से बहुत से लोग कतराते हैं अपने अवामी जलसों में। तो मनाजरा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? ये देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान का ट्रेडिशन नहीं है कि ऐसा होता है। अगर हो भी जाए तो कोई ये बुरी बात नहीं है। हमने तो इरफान सिद्दीकी साहब ने ऑफर किया कि हम तलाल का करा देते हैं बिलावल के साथ, और शहबाज साहब ने कहा कि हम जो है वो सिंध के अंदर हमारे से कंपैरिजन करा लें, जो छोटा शहर भी पंजाब का है उसका किसी बड़े शहर सिंध के इंटीरियर सिंध से कर लें, तो पता चल जाएगा कि किसका क्या मंशूर था और किसने क्या डिलीवर किया। अब मैनिफेस्टो हमारा आ चुका है, वो स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल है, बाकी जमातों का भी है। अब मुझे अगर ये ट्रेडिशन पाकिस्तान में पड़ जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल राना एहसान साहब, वो मैनिफेस्टो की आपने बात की, वो पहले बातें हो रही थी 300 यूनिट फ्री बिजली की, अब वो सुनने में है कि वो चेंज करके 30% सस्ती बिजली आप आ गए। देखिए, बिल्कुल हमने 20 से 25% सस्ती बिजली के नरखों में कमी की कहा है कि हम 5 सालों में लेके आएंगे, और उसकी बुनियाद हमने ये रखी है कि जो एनर्जी मिक्स है उसको हम लोकल थर कोल के ऊपर, न्यूक्लियर के ऊपर इन्हिसार और अल्टरनेटिव एनर्जी का जो है वो मैक्सिमम इंट्रोडक्शन के बायस हम वो लेके आ सकेंगे 5 सालों के अंदर इंशाल्लाह। ये हमारा टारगेट है, लेकिन हम फ्री बिजली नहीं दे रहे। फ्री बिजली नहीं दे रहे, ये मैनिफेस्टो के अंदर है। या फरीद साहब, आप दौरान इद्दत जो निकाह का केस है उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो कहा कि 48 दिन बनते हैं ये, और 39 दिन का एक फैसला भी मौजूद है। क्या इस बुनियाद के ऊपर भी फैसला हो सकता है? देखिए, एक इद्दत वाले केस के अंदर एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जो सपोर्ट करती है इस बात को कि अगर तो इवन ये होल्ड कर भी दिया जाता है कि इद्दत के पीरियड को किए बगैर जो है वो एक दूसरी शादी कर ली गई, तो दैट वुड आल्सो बी अ वॉइडेबल मैरिज है। इट्स नॉट अ वॉइड मैरिज। तो जिना या अडल्टरेशन या फॉर्निकेशन का ये केस नहीं बनता। तो वो लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसने टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो इंटेंसिटी थी जो हमारे कानून में मौजूद थी, उस इंटेंसिटी को बहुत लो कर दिया है, इंटेंसिटी को लो कर दिया। वक्त खत्म हो चुका है। या फरीद साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।